जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही अल्फ्रेड नोबेल जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिसने पूरी दुनिया को डायनामाइट दिया। जी हाँ दोस्तों, डायनामाइट, वही डायनामाइट जिस डायनामाइट का इस्तेमाल पत्थरों को, पहाड़ों को तोड़ने के लिए किया जाता, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए, पलक झपकते ही टूट जाने के लिए, तोड़ने के लिए एक व्यवस्था तैयार किया था अल्फ्रेड नोबेल साहब ने। और उसी के नाम में पूरे विश्व में अल्फ्रेड नोबेल नाम का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस कड़ी में मैं परमानंद कुमार आप दोस्तों को नमस्कार करता हूं। जी हां दोस्तों, इस कड़ी में अल्फ्रेड नोबेल का तस्वीर भी आप देख लीजिए और फिर अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर को देखते हुए आपके पूरे मस्तिष्क में यह अल्फ्रेड नोबेल छा जाएंगे, क्योंकि इनकी जो संघर्ष की कहानी आप सुनेंगे तो वास्तविक में आप अपने संघर्ष की कहानी को इससे आगे संघर्ष करने के लिए प्रयास करेंगे। जी हां दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1835 ईस्वी को बाल्टिक सागर के किनारे बसे एक बेहद खूबसूरत शहर जिसका नाम स्टॉकहोम हुआ करता था, जो स्वीडन के राजधानी भी थी, वहीं हुआ था। जी हां दोस्तों, इनके पिता मिस्टर इमैनुएल नोबेल पेशे से एक इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। नाम तो स्पष्ट है कि वो इंजीनियर थे और वैज्ञानिक थे, परंतु वह आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे। उस दौर की बात है जब वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, क्योंकि आप इसके सपोर्ट में, इसके पक्ष में यह बात तथ्य सामने आती है कि उनकी 8 संतानों में अल्फ्रेड तीसरा बेटा था। आप सोचेंगे कि तब तो बहुत अमीर होंगे, इंजीनियर थे भाई, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। परिवार में सदैव आर्थिक तंगी रहा करता था, जिसका प्रमाण यह है कि उनके 4 संतान मृत्यु को पा लिए आर्थिक संकट के कारण से, दवा सही से नहीं करा पाने के कारण से, और 4 जीवित बचे। अल्फ्रेड को विज्ञान और शोध में बहुत लगाव था, जिसके कारण से उसके पिता से ही अल्फ्रेड नोबेल को विरासत में मिला था। इमैनुएल नोबेल से विज्ञान की बातचीत, विज्ञान की स्टडी, विज्ञान का अभ्यास, विज्ञान का रिसर्च, विज्ञान का शोध वह विरासत में मिला हुआ था। जैसे दोस्त आप जानते हैं कि मैथिली ठाकुर संगीत की देवी है, संगीत बहुत अच्छा से वो गुनगुनाती है, बहुत अच्छा से गीतों को सुर देती है, अपनी आवाज देती है, और अपनी आवाज से भारत ही नहीं दुनिया को कायल बना दिया है। जी हां दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से मैथिली ठाकुर को भी विरासत में ही मिला हुआ है उसकी संगीत शिक्षा। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अपने माँ बाप से, अपने पुरखों से विरासत में बहुत सारी विद्याएं मिलती है, और अल्फ्रेड साहब को भी अपने पिता इमैनुएल से मिला था विज्ञान का रस, विज्ञान की समझ, विज्ञान की छोटे छोटे सूक्ष्म चीजों का समझ जो डेवलप हुआ था, वो उनके पिता के कारण से डेवलप हुआ था, उनको विरासत में मिला था। अल्फ्रेड पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे, मेधावी थे। उन्होंने घर में सेल्फ स्टडी से विज्ञान, रसायन और भौतिकी जैसे विषयों को सुलझाने की कोशिश करता रहता था। जी हां दोस्तों, आज के दौर में जो बच्चे हमेशा ट्यूशन की लत लगाए रहते हैं, कोचिंग की लत लगाए होते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, उन बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, तो निश्चित तौर पर आप बेहतर प्रमाण दे सकते हैं, बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, अपने जीवन को सफलता के उस दौर में शामिल कर सकते हैं जिस दौर में लोग सफल होकर के खुद पर नाज करते हैं और उनके माँ बाप उन पर नाज करते हैं। जी हां दोस्तों, अल्फ्रेड साहब विज्ञान के अलावा साहित्य से भी प्रेम करते थे। साहित्य के अनुराग के कारण ही साहित्य का भी वह अभ्यास करते थे। मात्र अभ्यास और एकाग्रता के कारण अपने कठिन परिश्रम
के बदौलत मात्र 17वें साल में अल्फ्रेड रूसी, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी भाषाएं धारा प्रवाह पढ़ने और बोलने लगे थे। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अपने सेल्फ स्टडी और अपने कठिन परिश्रम से, अपनी एकाग्रता से वह अपने मेधावी होने का परिचय भी देते हैं। बहुत सारी भाषाएं को वह स्पीच करते थे, बोलते थे, लिखते थे। पिता के इच्छानुसार अल्फ्रेड का दाखिला पेरिस के केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए हो गया था दोस्तों। यहां उसकी मुलाकात सदी के महान रसायन शास्त्री अर्कानियो सुबेरेरो से हुई। जी हां दोस्तों, वो महान रसायन शास्त्री अर्कानियो सुबेरेरो से हुई थी। जानकारी के लिए बता दूं साथियों की नाइट्रोग्लिसरीन की जो खोज हुई थी वही ये महान रसायन शास्त्री सदी के सुबेरेरो साहब ने ही किया था। वही नाइट्रोग्लिसरीन जिसकी विस्फोट से इनके पिताजी का देहांत हो गया था दोस्तों। जी हां दोस्तों, वही नाइट्रोग्लिसरीन जिसका प्रयोग डायनामाइट को बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो बारूद से भी ज्यादा विस्फोटक रासायनिक यौगिक होता है दोस्त। आप यह जानिए कि इस नाइट्रोग्लिसरीन में अप्रत्याशित प्रक्रिया होती है। जैसे यूरेनियम में चेन रिएक्शन होता है। यूरेनियम 93 से 235 हम लोग पढ़ते थे, उसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती थी, चेन रिएक्शन होता था। विस्फोट में, डायनामाइट के विस्फोट में भी वही चेन रिएक्शन होता है दोस्तों। कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है और अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड ये रिएक्शन है, अनियंत्रित अभिक्रिया होती रहती है जिसमें जान भी जा सकती है और यह जान मनुष्यों का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, परंतु जो जान पर खेलते हैं उसी का इतिहास लिखा जाता है दोस्तों। जो जान पर खेलते हैं, संघर्ष करते हैं, अपनी मौत का भी संदेह नहीं करते हैं, अपनी मौत का भी चिंता नहीं करते हैं, अनवरत इस धरती पर कुछ देने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसी व्यक्ति का, उसी महान व्यक्ति का लोग नमन भी करते हैं, उसी महान व्यक्ति को नमन भी करते हैं और इतिहास में उसके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। और अल्फ्रेड साहब का भी नाम अपने इतिहास में, विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अल्फ्रेड साहब को इस अनियंत्रित अभिक्रिया को नियंत्रित अभिक्रिया करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था खुद को कि नहीं नाइट्रोग्लिसरीन का खोज तो कर ही लेंगे और इसको कंट्रोल भी करेंगे, तब डायनामाइट का खोज होगा और डायनामाइट को लोग खरीदेंगे। वैज्ञानिक जो बना रहे हैं चीजों को, उसे व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन, पूंजीपति लोग खरीदेंगे और उसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे दुनिया के बहुत सारे कामों में। कहते हैं होत बिरबान के चिकने पात। जी हां दोस्तों, यह कहावत को चरितार्थ करते हुए अल्फ्रेड साहब के पिताजी ने और डर के आगे जीत है चरितार्थ करते हुए अल्फ्रेड साहब को लगता था कि कोई ना कोई तरीका तो होगा जिस तरीके से हम नाइट्रोग्लिसरीन जैसे रासायनिक कंपाउंड पर अपना कब्जा कर लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण में रख लेंगे। बताते चलूं कि यह एक रासायनिक पदार्थ, ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो बम बनाने में बारूद का जो इस्तेमाल होता है, उस बारूद से भी ज्यादा भयानक शक्ति होती है, ज्यादा ताकतवर शक्ति होती है और उतना ही अधिक विस्फोटक भी होता है और विध्वंसकारी भी होता है दोस्तों। इधर आपने अपने बार बार अभ्यास के बदौलत अल्फ्रेड इसको नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे, प्रयोग करते रहे, जो जानलेवा था। जी हां दोस्तों, मौत को मुट्ठी में बांध करके वह काम किया करते थे, अपनी जान की परवाह किए बिना ही बार बार उसकी अभ्यास करता था। फिर दुर्भाग्यवश जिंदगी का एक और समय आया। वह समय था 3 सितंबर 1864 का ईस्वी, जिस ईस्वी को स्टॉकहोम के उसके कारखाने के प्रयोगशाला में एक भयानक विस्फोट हुआ। जी हां दोस्तों, यही नाइट्रोग्लिसरीन था जिसके निर्माण में, प्रयोगशाला में निर्माण कर रहे थे और उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उसका विस्फोट
इतनी विस्फोट विध्वंसकारी थी कि उस स्टॉकहोम से 10 किलोमीटर के परिधि में उसकी साउंड गई, आवाज गई। आप सोच सकते हैं, अनुमान लगाइए आंख बंद करके कि 10 किलोमीटर आपके घर से कितनी डिस्टेंस होगी। जहां से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं वहां से 10 किलोमीटर का रेंज लीजिए और एक वृत्ताकार परिधि तैयार कीजिए। उतने रेडियस तक, उतने परिधि तक, उस परिधि के अंदर तक ये विस्फोटक आवाज पहुंची। दोस्तों, यह हैरान करने वाली बात है, ये डायनामाइट का नाइट्रोग्लिसरीन का इतना पावर था। और जब यह 10 किलोमीटर के रेंज तक आवाज पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा? उसके कारखाने में जहां नाइट्रोग्लिसरीन पर काम हो रहा था, अल्फ्रेड के पिताजी कर रहे थे काम, वहां के 5 स्टाफ की मृत्यु हो गई। साथ में अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी भी थे और उसका एक भाई भी था, और मौका वारदात पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तत्क्षण अल्फ्रेड अपने भीतर इन दुखों का घूंट पीते हुए स्वयं शपथ लेता है। वो बच गए, इसलिए बच गए क्योंकि अल्फ्रेड को उसके पिताजी इमैनुअल ने कहा था कि बेटा, एक रासायनिक पदार्थ किसी और प्रयोगशाला से लाना है जिसका प्रयोग हम अभी करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। और उसका बेटा कहीं और चला गया था प्रयोगशाला में, कहीं और काउंटर से, केमिस्ट के काउंटर से सामान खरीदने के लिए, केमिकल खरीदने के लिए। दोस्तों, वह पिता के मृत्यु पर, अपने भाई के मृत्यु पर और लोगों के मृत्यु पर बहुत गहरी दुख संवेदना प्रकट करते हुए शपथ खाया कि मैं अपने पिता और भाई की कुर्बानी को बेकार नहीं होने दूंगा। जी हां दोस्तों, आप जब सुनते होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यही अल्फ्रेड ने अपना पूरा अध्ययन लगा दिया नाइट्रोग्लिसरीन पर और डायनामाइट के आविष्कार पर, खोज पर, जिसके वजह से सन 1863 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने एक डेटोनेटर का आविष्कार कर दिया था। पहले ही डेटोनेटर का आविष्कार कर दिया था। 1865 ईस्वी में ब्लास्टिंग कैप का विस्तार किया, ब्लास्टिंग कैप का विस्तार किया दोस्तों। और इन सारे आविष्कारों का संबंध युद्ध और विस्फोटकों से था, जबकि अल्फ्रेड की अंतरात्मा चाहती थी कि इन सब विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध के लिए न हो और इंसान की तरक्की के लिए हो। इंसान अपना चहुमुखी विकास करे इसके लिए हो, न कि इंसान को मारे इसके लिए इसका प्रयोग किया जाए। लेकिन 1867 में अल्फ्रेड ने डायनामाइट का अंततः आविष्कार कर लिया दोस्तों। वह अपने पिता और अपने भाइयों की मृत्यु का शोक नहीं मनाया, और शोक मनाने के साथ साथ उसने शपथ खाया कि हम दुनिया को कुछ देने की वादा करते हैं और ये डायनामाइट दे करके रहेंगे। और उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन पर अपना कब्जा कर लिया और डायनामाइट का खोज करके दे दिया। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन से ही बना एक विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों। यही डायनामाइट है जिसके कारण से आज नोबेल प्राइज मिलता है दोस्तों, उसी के पेटेंट किए हुए पैसे से। जी हां दोस्तों, लेकिन मित्रों, ग्लिसरीन की अपेक्षा कहीं ज्यादा नियंत्रित और सुरक्षित यह तकनीक बन चुकी थी जो आपके अल्फ्रेड नोबेल साहब ने बनाया था। डायनामाइट को अमेरिका और ब्रिटेन में पेटेंट कराया गया। जी हां दोस्तों, यह डायनामाइट उस समय का एक क्रांतिकारी खोज था। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खनन और परिवहन नेटवर्क के लिए निर्माण में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होने लगा। यहां मैं दर्शकों को बताते चलूं कि डेटोनेटर का ब्लास्टिंग कैप कहा जाता है। यह एक संवेदनशील उपकरण है जिसका उपयोग वाणिज्यिक खनन, उत्खनन, विध्वंस आदि में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक उपकरण से बड़े अधिक शक्तिशाली लेकिन अपेक्षाकृत असंवेदनशील माध्यमिक विस्फोटक को विस्फोट करने के लिए किया जाता है। और यही अल्फ्रेड अपने दृढ़ संकल्प और अभ्यास के बदौलत इस डायनामाइट के आविष्कार के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की सूची में जगह पा गए। इनके ही डायनामाइट से उपलब्ध धनराशि को नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता रहा है। जी हां दोस्तों, मैं पूर्व में ही बता चुका हूं, यही डायनामाइट है। इस डायनामाइट की पूरे दुनिया में इतनी बिक्री हुई कि इसके इतनी राशि हो गई
इनके अल्फ्रेड नोबेल साहब को कि ये शांति के लिए, अब युद्ध को रोकने के लिए लोगों को पुरस्कार देने लगा। ऐसा विचार उनके मन में आया कि मेरे डायनामाइट के कारण से विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ और बहुत सारे जान माल की क्षति हुई, बहुत सारे इंसानों की क्षति हुई। वो चाहते थे कि इंसान की क्षति हमारे आविष्कार से नहीं हो। हमने जो निर्माण किया है वह निर्माण के लिए किया है, सृजन के लिए किया है, विकास के लिए किया है, डेवलपमेंट के लिए किया है, उन्नति के लिए किया है, न कि मानव समुदाय का अंत करने के लिए किया है, मानव समुदाय का खात्मा करने के लिए किया है, विश्व युद्ध जैसी घटनाओं में शामिल होने के लिए किया है। ऐसा उनका विचार, उनके भीतर की अंतरात्मा नहीं ऐसा कहती थी। और यह सब अल्फ्रेड के 1895 के वसीयत के अनुसार हुआ। बताते चले कि यह नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारों में से सर्वोच्च शिखर पर है। अल्फ्रेड नोबेल ने चाहा था कि यह पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष उन लोगों में बांट दी जाए जो पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। जी हां दोस्तों, आप अल्फ्रेड नोबेल साहब को सुन रहे हैं, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार जिस सोच के लिए किया गया था उसके बिल्कुल और विपरीत ही प्रयोग और जान माल की क्षति होती रही। दुनिया के लोगों ने, दुनिया के तानाशाह ने इसका प्रयोग, इस डायनामाइट का प्रयोग निर्बल लोगों पर किया, असहाय लोगों पर किया, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में लगा दिया। जी हां दोस्तों, दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी को हो गई, परंतु इनके अनूठे योगदान को यह संसार अनंत काल तक याद रखेगी। यह होता है संघर्ष का परिणाम दोस्तों, यह होता है संघर्ष का परिणाम दोस्तों। जिसने भी अपने पसीने से अपना इतिहास लिखता है, उसका इतिहास में अनंत काल तक, सदियों तक नाम रह जाता है दोस्तों। और ऐसे ही नाम, ऐसे ही शख्सियत, ऐसे ही हस्ती की चर्चा मैं करते हुए अपने आप को गर्व महसूस करता हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 ईस्वी में दिए गए। पहली बार इसे सिर्फ शांति स्थापित हेतु दिया गया था, क्योंकि अल्फ्रेड साहब ने अपने दोस्तों की कमेटी बनवाई थी और उसमें कहा था, वसीयत में लिख दिया था मरने से पूर्व कि दोस्तों, मेरी जो राशि है, मेरी संचित धन राशि है डायनामाइट के और सारे कई आविष्कारों के कारण से जो जमा राशि है, उस राशि का इस्तेमाल गलत चीजों में नहीं हो। मैं उन लोगों को समर्पित करता हूं जो पूरी दुनिया को शांति का उपदेश देता हो, जो क्रांति को रोकता हो, जो विश्व युद्ध जैसी घटना को रोकने का काम करे। उस शांति दूतों को मैं यह पुरस्कार देना चाहता हूं। और धीरे धीरे इस अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो ये तैयार की गई थी, पुरस्कार की घोषणा की गई थी, इस पुरस्कार में और सारे सब्जेक्ट को जोड़ा गया, साहित्य को जोड़ा गया दोस्तों, फिजिक्स को जोड़ा गया, केमिस्ट्री को जोड़ा गया, माने अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया दोस्तों। वर्तमान में भौतिकी में, रसायन शास्त्र में, शरीर क्रिया विज्ञान में और चिकित्सा विज्ञान सहित शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार पूरे वर्ष भर में, पूरे विश्व भर में दिया जाता है दोस्तों। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक स्वर्ण पदक दी जाती है, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होता है। और यह राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होता है दोस्तों। जी हां दोस्तों, एक नोबेल पुरस्कार जिसको मिलता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। स्वीडिश का ये क्रोनर राशि है, मुद्रा है, नाम है, अर्थात अपनी भारतीय भाषा में कहूं तो 7,28,70,710 रुपया होता है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आप लिख लीजिए, 7,28,70,710 रुपया होता है दोस्तों। भारतीय मुद्रा में प्रदान की जाती है। भारतीयों को, अमेरिकी मुद्रा में प्रदान किया जाएगा, डॉलर में प्रदान किया जाएगा। मैं उपयुक्त तथ्यों का साझा करते हुए सिर्फ यह बतलाने की मात्र कोशिश करता हूं दोस्त कि यह सब परिणाम सिर्फ और सिर्फ अल्फ्रेड के अभ्यास का ही परिणाम है। उन्होंने अभ्यास किया और कहा जाता है
कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को संपूर्ण बनाता है। आप तुलसीदास जी को जानते हैं, कबीरदास जी को जानते हैं, न्यूटन को जानते हैं, आइंस्टीन को जानते हैं, बाबा को जानते हैं, आर्यभट्ट को जानते हैं, ऐसे ऐसे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त को जानते हैं। सभी ने अपने अभ्यास के बदौलत, एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, सभी ने अपने अभ्यास के बदौलत अपने नाम को फेम किया है दोस्तों। इतिहास में एक आर्किमिडीज को जानते हैं, सबने अपने अपने अभ्यास के कारण ही इस जग में पूजे जाते हैं। इतने अभ्यास किए हैं। अल्वा एडिसन को जानते हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उन सबों को हम क्यों याद करते हैं? जेएल बेयर्ड को याद करते हैं, टीवी का उन्होंने खोज किया। क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपने समय का समुचित उपयोग किया, और हम आप समय का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती है, उन समस्याओं से हमें निकलना होता है दोस्तों। इसके लिए मैं इस तरह का हमेशा वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहता हूं। समय का अभाव होता है, फिर भी मैं सोचता हूं कि आप लोगों के लिए मैं यह वीडियो तैयार करूं। कुछ ना कुछ आप मोटिवेट होंगे और अपने जिंदगी को एक नए लिख कर ले चलेंगे और सफलता के मुकाम तक पहुंचेंगे दोस्तों। यदि वे बार बार अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं करते तो आज एक अनोखा अद्वितीय उपलब्धि उनको नहीं मिल पाती। यह बात प्रमाणित करती है कि मां के गर्भ में कोई भी इंसान, वैज्ञानिक, जी हां दोस्तों, डॉक्टर, महान पेंटर, विद्वान, शिक्षक, प्रोफेसर, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, कुछ भी अन्य बड़े पद वाले व्यक्ति मां के गर्भ में नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, वह मां के गर्भ से निकलने के बाद लालन पालन होता है, कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कई गरीबियों के चक्रवातों से गुजरना पड़ता है, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है, कितने परिश्रम करना पड़ता है, और तब जाकर के अभ्यास का परिणाम ऐसा निकल कर आता है कि वह निखर जाता है, पूरी दुनिया उसे जानने लगता है। जी हां दोस्तों, जिसके हाथों में लकीर नहीं होती है, भविष्यवक्ता कहते हैं कि हाथों की लकीर आपके तकदीर को बनाने वाला होता है। तो जी हां दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसके हाथों की लकीर की क्या बात करते हैं, हाथ ही कटा हुआ है, और उन लोगों ने इस देश को, इस धरती को कुछ ऐसा करके दे दिया है जो आप हाथ वाले भी नहीं दे पाते हैं। जी हां दोस्तों, मैं इस कड़ी में एक ऐसी लड़की का भी नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, हेलन केलर, जो जन्म से अंधी थी, बहरी थी और गूंगी थी, लेकिन वह अपना इतिहास रच कर गई। उसने द स्टोरी ऑफ लाइफ अपनी आत्मकथा लिखी और बहुत सारी किताबें लिखी, और बहुत सारी किताब लिख करके वो चली गई, इस दुनिया से कुछ कर गई, लेकिन आज भी हेलन केलर का नाम हमारी आपकी जुबानों पर रहता है दोस्तों। यही इसलिए रहता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही किया। एक अंधी लड़की क्या पढ़ सकती है? आज से पहले समय की बात है, जो बोल भी नहीं सकती हो, जो बहरी भी हो, और ऐसी लड़की ने पढ़ा। उसके मां बाप ने कितना त्याग किया। उसकी टीचर सेल्विन नाम की महिला थी, जो शादी विवाह तक नहीं की, उसे पढ़ाने के लिए इतने त्याग की, और उस लड़की को नेम एंड फेम कर दिया। जी हां दोस्तों, हम अपने अभ्यास से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी कठोर साधना से, दृढ़ संकल्प से हम दुनिया में अच्छा कर सकते हैं। फिर आपको मैं ये बता दूं कि जब बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ शिशु ही कहलाते हैं, और धरती पर सब अपने अपने कर्म, परिश्रम, स्वाध्याय, एकाग्रचित, ध्यान, आत्मविश्वास, धैर्य और अभ्यास के बदौलत सफल हो जाते हैं। कोई अल्फ्रेड साहब बनता है तो कोई न्यूटन बनता है, कोई, जी हां दोस्तों, कोई आइंस्टीन बनता है तो कोई ग्राम बेल बनता है, कोई जॉर्ज वाशिंगटन बनता है तो कोई अब्राहम लिंकन बनता है, कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनता है तो कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनता है।
जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यही समझा रहा था कि कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनता है तो कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनता है दोस्तों। कोई अपने परिश्रम से, अपने स्वाध्याय से, अपने आत्मविश्वास के बल पर, दृढ़ संकल्प के आधार पर कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनता है तो कोई सीवी रमन बनता है। आदि आदि उदाहरण आपके इतिहास में, विश्व के इतिहास में भरे पड़े हैं। अब आप निश्चित ही जान गए होंगे कि अभ्यास का हमारे जीवन में कितना दूरगामी और सफल परिणाम मिलते हैं। अब हम सब जान गए होंगे कि अभ्यास वह गुण है जो बार बार करने पर हमें फर्श से अर्श तक का सफर करा सकता है। आप इन विचार का भी जरूर आत्मसात कर लें जो अल्फ्रेड साहब ने अपने आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने कहा है कि विरासत में मिली, जी हां दोस्तों, विरासत में मिली अपरिमित संपत्ति को मैं दुर्भाग्य मानता हूं। जी हां दोस्तों, हम लोग कहते रहते हैं कि ऐश्वर्या राय की बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है, आराध्या बच्चन का, जो इतने अच्छे परिवार में जन्म ली है, उसे ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, यह तो जरूर है कि उसे ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह दुनिया को बदलने की ताकत नहीं रखती है। दुनिया को वही लोग बदल सकता है जो कठिन परिश्रम के दौर से गुजरेगा दोस्तों। आज पंखा किसी हीरो हीरोइन का दिया हुआ नहीं है। आप मनोरंजन कर सकते हैं, परंतु घर में आप जो आराम से रहते हैं, ये पंखा का निर्माण, आविष्कार जो किया है, वो साइंटिस्ट है, वो वैज्ञानिक है, कठिन परिश्रम के बदौलत किया है। कई करंट का झटका लगेगा दोस्तों, फिल्म में कोई झटका लगने वाला नहीं है, कोई भी एक्टिंग कर सकता है, उसे 440 वोल्ट लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक का काम कोई करेगा, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसे करंट लगेगा। कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसमें विस्फोट उत्पन्न होगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। 100% चांसेस बनता है। जब हम केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में जाते हैं तो वहां पर जो भी लैब टेक्नीशियन होता है हमें सुझाव देता है कि बेटा ये लैबोरेटरी है, किसी भी तरह का कंपाउंड, किसी भी तरह के कंपाउंड को छेड़छाड़ नहीं करना है, छूना नहीं है हाथ से, रिएक्शन बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए दोस्तों, हम आप संघर्ष के बदौलत इस दुनिया को बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, दुनिया बदलने की बात पागल लोगों ने की है, जिसको दुनिया पागल कहती है, और वही पागल का इतिहास में नाम होता है दोस्तों। इसलिए आप अपने एजुकेशन सिस्टम से प्यार कीजिए, अपने शिक्षा से प्यार कीजिए, अपने रिसर्च से प्यार कीजिए, और दुनिया को कुछ देने की हमेशा सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए दोस्तों। अल्फ्रेड साहब ने कहा कि विरासत में मिली अपरिमित संपत्ति को मैं दुर्भाग्य मानता हूं, जो सिर्फ आलसी लोगों की सुविधा के काम आता है। जिस आदमी के पास बहुत अधिक दौलत है, उसे अपने बच्चों को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देना चाहिए जो उनकी शिक्षा के लिए जरूरी है। सारी दौलत दे देना सिर्फ आलस्य को बढ़ावा देना है, और आलस्य व्यक्ति को अपनी खुद की जगह बनाने की क्षमता को रोकता है, रुकावट डालती है, बाधित करता है। जी हां दोस्तों, यह बात या कथन या वचन अल्फ्रेड नोबेल साहब ने कहा था। एक समय में आपका बिल गेट्स भी कहा था कि मैं इतनी संपत्ति कमाया हूं इस धरती से, लेकिन अपने बेटे को बहुत कम हिस्सा दूंगा। यदि पूरी संपत्ति अपने बेटे को दे दिया तो मेरा बेटा निकम्मा हो जाएगा, उसे पैरालिसिस मार देगा, उसकी बुद्धि को पैरालिसिस मार देगा, लकवा मार देगा दोस्तों आम भाषा में, क्योंकि उसकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी। बुद्धि तभी डेवलप करती है जब आप में गरीबी रहता है। जब आप गरीब घर में जन्म लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ब्रेन अच्छा काम करने के लिए सोचता है, और ब्रेन जब सोचता है तो ईश्वर ने ब्रेन को इस तरह से डिजाइन किया है, आप नहीं समझ पाएंगे। जब बड़े बड़े मानसिक वैज्ञानिक ही देखते हैं, मेंटल डॉक्टर समझते हैं, न्यूरोसर्जन समझते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट समझते हैं कि जितना ब्रेन को आप इस्तेमाल करेंगे उतना ब्रेन आपका डेवलप होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट से, उसके आकार का डेवलपमेंट से नहीं है दोस्तों। वह एक ऐसा चीज सोचता है जो
दो आंख रहते हुए भी आदमी नहीं सोच पाता है। वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म चीजों को सोचता है, तब ना मैक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज हो गई। जिस चीज को हम देख नहीं पाते हैं, जिस चीज से टेलीस्कोप को भी नहीं देखा जाता है दोस्तों, हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने उन चीजों को भी अंतरिक्ष में खोज डाला। मंगल ग्रह तक चला गया दोस्तों, रॉकेट यान को लेकर चला गया, मंगलयान की सफर हुई। तो हमारा वैज्ञानिक शोध करता है, खोज करता है, रिसर्च करता है। हर इंसान के पास महादेव की तरह थर्ड आई होती है दोनों। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम थर्ड आई बोलते हैं दोस्तों। यही पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारा थर्ड आई का काम करता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और हमारी विचारधारा को विकसित करता है, उन्नति करता है। जी हां दोस्तों, हम आपको एक और उदाहरण से समझाने जा रहे हैं। चूंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभ्यास का क्या परिणाम होता है, क्या फल मिलता है। अपनी पौराणिक कथा महाभारत से लेता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य के पास जब एकलव्य नाम का बालक पहुंचा कि गुरुजी आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपसे शिक्षा अर्जन करना चाहता हूं, तो गुरुजी ने यह कहकर उसे नकार दिया, उसे इनकार कर दिया, स्वीकार कर दिया कि बेटा तुम भूल जाति में पैदा हुए हो। जी हां दोस्तों, उस समय में यह जातिवाद था। यह जातिवाद एक कलंक है दोस्तों। और वह गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें विद्या नहीं सिखा सकता हूं क्योंकि तुम भील जाति को हो, निचली जाति के हो। और गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत कथनानुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय विद्यार्थियों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध थे। और गुरु द्रोण ने भील एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार भी कर दिया दोस्तों। पर एकलव्य को देखिए, उस भील बालक को देखिए कि उसे शिक्षा लेने की, धनुर्विद्या सीखने की इतनी कठोर दृढ़ संकल्प था भीतर, मस्तिष्क में उसके ऐसी विचारधारा थी कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का मिट्टी का मूर्ति बनाया, स्टैचू बनाया और उन्हें गुरुजी समझकर वंदन किया, प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपको मन से गुरु मानता हूं और मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। और वह धनुर्विद्या में इतने पारंगत हो गए, अभ्यास के बदौलत प्रतिदिन प्रति क्षण उन्हें धनुर्विद्या सीखने का और गुरु को प्रणाम करके सीखने की जो आदत लग गई, अभ्यास लग गया, इतने अभ्यस्त हो गए कि वह इतने सफल हो गए कि जब द्रोणाचार्य जा रहे थे और द्रोणाचार्य को प्रणाम किया गया तो अर्जुन से भी ज्यादा विराट योद्धा वो बन गया था। जी हां दोस्तों, यह धनुर्विद्या को देख खुद गुरु द्रोणाचार्य भी चकित हो गए थे और इनसे गुरु दक्षिणा में अंगूठे मांग किया, जिससे कि एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन पाए। अर्जुन को इतना चाहते थे। मैं इस दृष्टांत के माध्यम से दोस्तों यह आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने रूटीन के अनुसार अभ्यास जरूर करें। जी हां दोस्तों, यह वीडियो मैं अपने बेटी के लिए भी बना रहा हूं और अपने बेटा के लिए भी बना रहा हूं। जी हां दोस्तों, मेरा बेटा और मेरी बेटी भी इसको देखे और समझे कि अभ्यास ही एक दिन एक अच्छा रिजल्ट देता है, आपके जीवन को उच्चतम बिंदु पर पहुंचाता है, सफलता के सर्वोच्च शिखर तक ले जाता है। यदि कोई विद्यार्थी एक अध्याय पढ़ लिया तो पुनः और पुनः कई बार उसे पढ़ना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक बार अध्ययन करने से कुछ न कुछ नया बेहतर परिणाम उस पाठ से निकलकर आता है। आप पूर्व से ज्यादा संतुष्ट और सफल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बात के साथ मैं परमानंद कुमार फिर आपसे विदा लेना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को